नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनता भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर का पहला चैप्टर। वैसे तो एग्रीकल्चर की जो सिलेबस है देखने में बहुत ही ब्रॉड दिखेगा, क्योंकि लगभग 18 से 20 पैराग्राफ में दिया हुआ है, छोटा छोटा, और हर पोर्शन से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको रेखांकित करते हुए चलेंगे। तो आज की जो क्लासेस है, पहला क्लासेस है, जिसमें हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्टरी पोर्शंस को देखेंगे, स्टार्टिंग पोर्शन को, और सिलेबस को हम शुरू से एक क्रम से हम क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग का जो प्यार है ना, वो कंटिन्यू मिलता रहे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल लोग करते रहें। तो हम देखेंगे सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये पहला जो पोर्शन है, जिसके अंतर्गत इकोलॉजी एंड रिलेवेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंट टू मैन, इसके बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान एवं मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता। तो पारिस्थितिकी विज्ञान के मानव के लिए क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि मानव के लिए कैसा कैसा चीज़ें पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में जानना, उसमें बारे में पढ़ना है ना, क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पाते हैं क्या है, इकोलॉजी है ना। तो पहला हमारा जो टर्म यूज होता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो पारिस्थितिकी विज्ञान होता है, ये जो आया है ग्रीक वर्ड से, 2 वर्ड से आया है ग्रीक वर्ड के। एक होता है ओइकस, ओइकस का मतलब होता है घर या होम, और लोगस का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। ठीक है, तो हम क्या है, जो जिस प्लेस पर जो ऑर्गेनिजम्स है ना रहते हैं, उसका जो स्टडी करेंगे वह क्या है, इकोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले देखें जो इकोलॉजी क्या होता है ना। तो इकोलॉजी देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान का वह तंत्र, ठीक है, देखिए जो इकोलॉजी है ना, वह तंत्र है जिसके अंतर्गत वातावरण में जैविक और अजैविक सभी क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। सभी जो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, परस्पर संबंधों को प्रकट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी में देखिए, क्योंकि कोई भी जो हम अगर इकोसिस्टम की अगर हम बात कर देंगे, तो वहां पर हर एक मतलब अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। तो हम वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में अलग से हम पढ़ेंगे। तो खाली यहाँ पर इकोलॉजी देखते हैं। तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उसके बीच में, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएगा, पौधे और जंतु आएगा। ठीक है, और अन्य जो जिन जंतु है वह सब आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, क्या कहती थी, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इनके बीच के जो इंट्रैक्शंस है, ठीक है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है इसके बीच का जो खुद का इंट्रैक्शन और नॉन लिविंग के जो बीच के इंट्रैक्शन का अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी जो लिखेंगे तो लिख सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट आर नेचुरली रिएक्टिव अफेक्टिंग ईच अदर इन वेरियस वे। ठीक है, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यह हमारे जो नेचुरल से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, है ना, अफेक्टिंग ईच अदर वेरियस वे, एनिमल पॉपुलेशन, फ्लोरा एंड फन्ना वेजिटेशन इंटरडिपेंडेंट थ्रू आउट द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे फ्लोरा हो या फन्ना, ये एक दूसरे पर क्या रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। ठीक है, इसी के हम जो स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी टर्म कहाँ से आया, तो इकोलॉजी जो शब्द है, इसका उपयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेगल ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था जी, अर्नेस्ट हेगल ने इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। यह बात को आपको पूछ सकता है कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला यूज किसने किया था। यहाँ पर सबको कंफ्यूज करने के लिए देख सकते हैं कि इकोसिस्टम का यूज किसने किया था, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। इकोसिस्टम का जो यूज है उसे एजी टेंसले ने किया था। अभी हम यहाँ पर देखें तो इकोलॉजी का जो वर्ड के यूज किसने किया था, अर्नेस्ट हेगल ने किया था। और अर्नेस्ट हेगल की एक किताब आया था, उस किताब का नाम है
चलिए ठीक है, किताब के नाम को मैं आपको बीच में कमेंट बॉक्स में लिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें तो आपको याद रखना है कि जो इकोलॉजी जो टर्म है इसका यूज किसने किया था, अर्नेस्ट हेगल ने किया था। हम इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं, याद रखना कि इकोलॉजी जो शब्द है दो वर्ड ओइकस और लोगस से मिलकर बना है, इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर क्या है, हम इसका देखेंगे स्कोप और प्रिंसिपल। तो स्कोप की अगर हम बात करें तो देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, तो यह क्या है, जो इकोलॉजी है यह मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, जो आगे चल करके सारे जो सब्जेक्ट जैसे कि क्या बोलेंगे, जियोग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, ठीक है, सबसे जा करके क्या करते हैं, ये कोरिलेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस बोलते हैं। ठीक है, हम सारा सब्जेक्ट में इसे क्या करते हैं, जो इकोलॉजी का जानना इसके बारे में बहुत ही जरूरी हो जाता है, इसीलिए सब में हम इसे क्या करते हैं, कोरिलेट करके अध्ययन करते हैं, सभी चीजों में इसका अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे, इसे मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इकोलॉजिस्ट एम टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पर देखें कि जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है इसका भी एक्सप्लेन करना भी यह हमारा क्या है, एक स्कोप है, एक क्षेत्र है, एक उद्देश्य है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो फ्लोरा हो या फन्ना हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना भी एक चीज है। इसके बाद में हम देखेंगे इट्स ट्राइज comprehend in its nature of biodiversity and its complexity। ठीक है, हम यहाँ पर इसका जितने भी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, नेचर है, इसका जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बारे में जानना, अध्ययन करना, यह हमारा नेक्स्ट स्कोप है। हम देखेंगे along with understanding the interrelation and interdependence of the organism। हम जहाँ पर क्या फोकस करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, एक दूसरे पर, दोनों मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है उसके बीच में क्या रिलेशन है और वह ऑर्गेनिजम्स कैसा इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि हम जो ह्यूमन बीइंग है या क्या करते हैं, भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स है, ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो कई जगह आप देखे होंगे कि जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि हम लेग्यूमिनस प्लांट की बात करें तो लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में नीचे में हम देखेंगे तो क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है जड़ में। ठीक है, और वह राइजोबियम उससे क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करके देता है प्लांट को, और बदले में प्लांट है वो बैक्टीरिया क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जितने भी हमारे जो इन्वायरमेंट में जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स है, सारे के जो अध्ययन है, इंटरडिपेंडेंट है, उसके बारे में हमें क्या है, अध्ययन करना है, किस प्रकार से यह अंडरस्टैंडिंग है, उसी के बारे में हमें क्या है, हमारा समझ को विकसित करना है, ताकि हम अपनी जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उसे सुटेबल रख सकें। क्योंकि हमें इस प्रकार जो स्टडी किया है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम देखें हमारा जो प्रकृति है, नेचर है, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, जलवायु है वो परिवर्तन हो रहा है। जैसे आज के डेट में जो कोरोना वायरस है, तो कहीं ना कहीं हमारे जलवायु परिवर्तन का ही कारण हो सकता है। चाहे अलग अलग जगह में मतलब साइंटिस्ट उसका जो भी तर्क निकाले, लेकिन कहीं ना कहीं यह हमारा जो इन्वायरमेंट जो चेंजेस है उसको रेखांकित करता है। अगर इन्वायरमेंट में हमारा जो लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, अगर नहीं बढ़ता है ना, ओजोन परत में होल नहीं होता, तो इसी प्रकार का जो महामारी बहुत ही कम आता और संभावना हो सकता है में भी ना आता, ऐसा महामारी ऐसा भी हो सकता है। तो हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल की बात करें, इकोलॉजी का प्रिंसिपल, तो यहाँ देखें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट ईच अदर इन इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, जितने भी, पहला इसका जो प्रिंसिपल क्या है, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फ्लोरा फन्ना है, या एक दूसरे पर क्या रहते हैं जी, डिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जितने भी सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्लोरा एंड फन्ना यानी कि पौधे और वनस्पति, ठीक है, और अन्य जो ऑर्गेनिजम्स है, यह एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा चीज देखिए, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम डायनेमिक वर्क। ठीक है, हमारा जो इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट है, यह एक डायनेमिक वर्क चलता है, क्योंकि डायनेमिक वर्क कहने का मतलब है कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है, या जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद में बढ़ेगा, प्रजनन करेगा, प्रजनन करने के बाद में वो डेथ हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो डेथ होगा, डेथ होकर के वह फिर से क्या आ जाएगा, ह्यूमस में
मिल जाएगा, और उसका जो न्यूट्रेंट है वह प्लांट के लिए अवेलेबल है। प्लांट से न्यूट्रेंट प्राप्त करेगा, ठीक है, और उस न्यूट्रेंट को क्या हो जाएगा, फिर जब आदमी डेजी होगा तो फिर न्यूट्रेंट मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार जो डायनेमिक जो कंपोनेंट है या क्या होता है चलते रहता है। हम देखेंगे मेंटेन यूनिफॉर्मली स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पास जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी ऑर्गेनिज्म का जो खास जो चीजें हैं जैसे प्रजनन, वृद्धि, ठीक है, ये जितने भी यूनिफॉर्मली जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करना, यह भी क्या है प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। दूसरा क्या है, अंडर सिमिलर क्लाइमेट स्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट, है ना, देयर इन इट्स क्या है जी कंजर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि जो यूनिफॉर्मली जो यहाँ पर देखें जो सिमिलर, ठीक है, इन देयर ये क्या है क्लाइमेट है, सिमिलर जो क्लाइमेट है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो सिमिलर क्लाइमेट में कि अलग अलग हमें क्या है जो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स क्या है स्टिमुलेट करना है अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इशारा कर रहा है नीच डेवलपमेंट की ओर, ठीक है। कहाँ इशारा कर रहा है, नीच डेवलपमेंट की ओर, मतलब एक ही प्रकार के क्लाइमेट में हमें अलग अलग जो लेवल की अलग अलग जो स्पीसीज का इन्फ्लुएंस करना है, ताकि वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, वहाँ जो बैलेंस है वह क्या है बनी रहे, वहाँ पर कोई प्रकार की कंपटीशन ना हो। यह हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है। हम अब आते हैं जो प्रमुख जो पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंस रिलेवेंस ऑफ इकोलॉजी टू मैन। इकोलॉजी में का मतलब जो प्रमुख जो रिलेवेंस है, प्रमुख जो प्रासंगिकता है परिस्थिति विज्ञान की, इस पर आते हैं। तो प्रमुख जो प्रासंगिकता में से पहला प्रासंगिकता है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। पहला प्रासंगिकता क्या है जी, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है। अब बात आता है कि पर्यावरण का संरक्षण क्यों करें, है ना, पर्यावरण का संरक्षण क्यों करें और क्यों आवश्यकता आन पड़ी हमारा पर्यावरण की संरक्षण की, ठीक है। तब हमें पर्यावरण के बारे में हमें जो इकोसिस्टम इकोलॉजी का जो अध्ययन से ही संभव है कि हमें प्रकृति के बारे में अध्ययन कर सके। आज हम देखें अपनी प्रकृति में हम देखें तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जैसे जुरासिक काल का डायनासोर हो या उस जमाने में पाए जाने वाले जो बड़े बड़े, ठीक है, जो फर्न थे, ठीक है, जो ट्री हाइट जो फर्न थे वो फर्न हो, या उस जमाने के डायनासोर हो, या मेमथ हो, या अन्य जो स्पीसीज है जो हमारे बीच आज नहीं रहे हैं, ठीक है। चाहे उस जमाने के जो बड़े बड़े जो विशालकाय पाए जाने वाले जो पक्षी हो, आर्कियोप्टेरिस हो, है ना, या जो अन्य जो ऑर्गेनिज्म हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वह कहीं न कहीं हमारे इस प्रकृति में जो हो रहा है परिवर्तन के कारण ही इस प्रकार जो विलुप्त के जो कगार में है। क्योंकि आज ह्यूमन इतना डेवलप कर चुका है, ह्यूमन का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो गया है, जिसके वजह से आज के डेट में हम विभिन्न जो स्पीसीज को खो चुके हैं, हमारे बीच में नहीं है। तो हम इन्वायरमेंट का संरक्षण करके विभिन्न प्रकार के आप लोग सुने होंगे पर्यावरण जो संरक्षण जो अभियान चलता है, ठीक है। तो इससे हम क्या है अपने जो इन्वायरमेंट का पर्यावरण का संरक्षण करके हमारे बीच में जो लुप्त हो रहे प्रजातियों का हम बचा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो टाइगर की संख्या लगातार जो लुप्त हो रही है, जिसके कारण से जगह जगह क्या है टाइगर रिजर्व बनाया गया है। क्योंकि टाइगर का भी एक जंगल में होना उतना बहुत ही जरूरी है, ताकि अगर टाइगर जब रहेगा जंगल में तो हम वहाँ पर की जितने भी जो डाइवर्सिटी है वह क्या रहता है सुरक्षित रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका संबंध है। ऊपर से क्या करता है जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखेंगे तो वह क्या करता है वहाँ के जो डाइवर्सिटी है हर्बिसियस का, उससे क्या करते हैं मेंटेन करके रखता है। हम देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन, संसाधन का आवंटन। दूसरा प्रासंगिकता क्या है, संसाधन का आवंटन। तो प्राकृतिक संसाधन है, इसका आवंटन भी बहुत ही जरूरी है, और सही अगर हम सस्टेनेबल तरीके से हम नहीं यूज करें रिसोर्स को, तो हमारा जो रिसोर्स है यहाँ के बीच में क्या हो जाएगा कंपटीशन बना रहेगा। क्योंकि हर जगह क्या होता है जो लड़ाई जो होता है रिसोर्स के लिए होता है, ठीक है। चाहे वह रिसोर्स किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वह फूड हो या शेल्टर हो, ठीक है, हमारे भोजन हो या आवास से संबंधित हो, ठीक है। यह जो रिसोर्स है इसका भी आवंटन बहुत ही जरूरी है। अगर हम इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं तभी हम समझ पाएंगे कि रिसोर्स का हम किस प्रकार से एलोकेशन कर सकते हैं, आवंटन कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन
ऊर्जा का संरक्षण, है ना। तो ऊर्जा संरक्षण की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ऊर्जा की जो संसाधन है, हमारे पास जो अवेलेबल संसाधन है, यह दो प्रकार का है, ठीक है। एक परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। तो आज हमारे पास जो ऊर्जा की जो संसाधन का नया नया विकल्प सामने आ रहा है और नए नए विकल्प की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो संसाधन है, ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिसे हम ऊर्जा के लिए भारी मात्रा में जिसे हम क्या करते हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो संसाधन है, जो सीमित संसाधन है, वह हमारे बीच में एक दिन क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो संसाधन है, जो सीमित संसाधन अगर हम देखेंगे, है ना, जो अनवनीकृत संसाधन है, तो उसे हम दोबारा हम फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि उसके बनने में क्या है, हजारों लाखों वर्ष की अवधि लग जाती है। इसी कारण से हमें जो ऊर्जा की जो संरक्षण करना बहुत ही आवश्यकता है, और नए नए जो ऊर्जा के विकल्प को हम इकोलॉजी के अध्ययन से ही संभव है कि नए ऊर्जा के विकल्पों की ओर हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं इको फ्रेंडलीनेस, है ना। हम देखें कि जो हमारा जो प्रकृति है, हम ऐसे जो चीज़ें का संसाधन का हम उपयोग करें, ऐसी जो का हम उपयोग करें, हमारा एक्टिविटी ऐसे हो जो क्या हो, प्रकृति के लिए नुकसानदायक ना हो, इको फ्रेंडली हो। जैसे आप लोग सुने होंगे होलियों में इको फ्रेंडली कलर है, इको फ्रेंडली अलग अलग चीज़ें का आप लोग यूज करते आए हैं। जैसे अभी पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन क्या है, इको फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। पॉलीथीन का या जो भी शीशा है, हम तो फेंक देते हैं कहीं पास, तो वो क्या होता है, हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे संसाधन को हमें खोजना होगा निरंतर और अपनाना होगा, जो हमारे प्रकृति को नुकसान कम से कम करे, ठीक है। तो इसी संसाधन को, विकल्प को ही हमें ढूंढना होगा, ठीक है। ये जो चार जो प्रमुख जो प्रासंगिकता है हमारे मानव के लिए, जो इकोलॉजी का सामने आता है, और इन्हीं प्रासंगिकता के इर्द गिर्द हम अपने जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसे हम अपनाएंगे। क्योंकि आगे चल करके हम जो एग्रीकल्चर में जो पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक में अभी नेक्स्ट आएगा, है ना, नेचुरल रिसोर्स एंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। हम जो नेचुरल रिसोर्स के कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हम देखेंगे, तो आता है, देखिए, ह्यूमन इकोसिस्टम, यहाँ पर देखिए ह्यूमन इकोलॉजी, और दूसरा आता है नीच कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन इकोलॉजी, अब यहाँ पर हम जो ह्यूमन इकोलॉजी इसका एग्जांपल है, ह्यूमन इकोलॉजी में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो ह्यूमन इकोलॉजी की अगर हम बात करें कि हम साइंस का जो ऐसा जो चीज़ें हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमन का किस प्रकार का जो आवास है, ठीक है, अपने जो इकोसिस्टम से इसका किस प्रकार का इसका जो इंटरेक्शन है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जो ह्यूमन को देखेंगे, तो प्रकृति में जो यहाँ पर क्या है, एक प्रमुख जो स्थान है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, इस प्रकृति का बुद्धिमान प्राणी है, जो हर चीज़ को अपने हिसाब से क्या है, एडजस्ट करने का, अपने ढंग से प्रेषित करने का कोशिश करता है। तो ह्यूमन इकोलॉजी में इसके देखेंगे, फिलहाल इसका ज़्यादा हम इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस से बाहर हो जाएगी। दूसरी बात, नीच कंस्ट्रक्शन की, तो नीच कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि एक जो प्रकार, जैसे ये एक पार्टिकुलर जो प्लेस, एक हैबिटेट है, इस हैबिटेट के अलग अलग स्तर पे, ठीक है, अलग अलग प्राणी क्या क्या अपना अपना नीच का निर्माण कर सकता है, ताकि जो रिसोर्स के लिए यहाँ पर कंपटीशन क्या हो सके, कम हो सके। तो साथियों, आज के क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इस टॉपिक में आपको जो प्रमुख जो पॉइंट जो मैं आपको बताया था, जो स्कोप को चीज़ों को याद रखना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का जो टर्म बताया था, इसको याद रखना। यहाँ जो प्रमुख जो पॉइंट है इसका, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और इको फ्रेंडलीनेस, ये जो प्रमुख जो पॉइंट्स है, आपका इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चीज़ों पे आपको
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। अभी जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनियमितता आएगा, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा अभी मैं थोड़ा से वर्क में बिजी हूँ, जिस कारण से टाइम पर अभी क्या है वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट को ज़्यादा अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना के ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।